नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर टी.पी. गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अंग्रेज़ों की तुलना उनके समकक्ष अन्य यूरोपीय शक्तियों से करने जा रहा हूँ कि वो शक्ति के रूप में अपने समकक्ष जो अन्य राष्ट्र थे उनसे कितने अलग थे। जैसा कि आपको विदित ही है, ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्णतः एक व्यापारिक कंपनी थी और उनका उद्देश्य भारत से व्यापार करना था। प्रारंभिक उद्देश्य यहाँ से अधिक धन यहाँ कमाना था। मतलब यहाँ के व्यापार से जो भी वो धन कमाते थे वो उनकी नीयत ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो धन कमाए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की थी वो बहुत ही सिस्टमेटिक स्थापित थी। उसका चुनाव होता था और ये वहाँ की जितनी भी प्रतिद्वंदी कंपनियाँ थी उनको मिलकर बनाई हुई थी। तो इंटरनली इनमें किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं था। यानी कि वो पूर्णतः एक स्वतंत्र इकाई के रूप में अपना कार्य करती थी और डेमोक्रेटिक वे में करती थी। लोकतांत्रिक तरीके से इन कंपनियों के निर्देशकों के प्रतिवर्ष चुनाव होते थे और सदस्यों की संख्या थी, सीमित संख्या थी, लेकिन वो एक सिस्टम से चलते थे। इसी का परिणाम रहा कि इस कंपनी ने उसके समकक्ष चाहे फ्रांस हो, चाहे स्पेन हो, चाहे पुर्तगाल हो या अन्य इटली वगैरह हो, इन सब से ज़्यादा अर्निंग की। इसलिए की क्योंकि उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक अपना एस्टेब्लिशमेंट किया। फ्रांस और जो डच थे, इन कंपनियों की संरचना वहाँ की सरकारों द्वारा की गई। इसलिए वो हर चीज़ के पीछे या हर निर्णय के पीछे सरकार की तरफ देते थे। कोई भी कार्य करना होता था तो उससे सबसे पहले अपनी सरकार की तरफ देखते थे। इसके अलावा नौसेना के दृष्टिकोण से अंग्रेज़ों की जो नौसेना थी वो उन्नत किस्म की थी। विशेष रूप से जब उन्होंने स्पेन के आर्माडा और ट्रफलगर को जब पराजित कर दिया और फ्रांस की नौसेना को पूर्णतः तबाह करके उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन किया और इसीलिए इनको यूरोप में रॉयल नेवल का नाम दिया गया, जो यूरोप में सबसे ऊंचा स्थान लिए हुए थी। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में सूत कताई, भाप इंजन, मशीनीकरण जैसी कई अन्य नवीन मशीनों की खोज के साथ ही जो औद्योगिक क्रांतियाँ वहाँ हुई उसका परिणाम ये रहा कि कृषि के क्षेत्र में न केवल सुधार हुआ वरन वहाँ पर जो उत्पाद थे उनकी संख्या बढ़ने लगी। यानी कि वो एक्सपोर्ट की पोजीशन में आ गई। उनको रॉ मटेरियल बाहर से लाना होता था जिसकी आपूर्ति भारत करता था और उस रॉ मटेरियल को पूर्णतः डेवलप करके हिंदुस्तान में बेचते थे और उससे बहुत अधिक मुनाफा कमाने लगे। जैसा मैंने अपने पूर्व लेक्चर में कहा कि 1764 में जब स्थायी रूप से अंग्रेज़ों को भारत में राजनीतिक सत्ता मिली, उसके पश्चात उन्होंने जिस तरह से इस देश का शोषण किया आर्थिक रूप से वो अतुलनीय है। मतलब जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत यदि गरीबी की रेखा के अंदर घुसा, उसके पीछे मूल कारण इन अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया शोषण और इसके लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी में जो मानी जाती है वो तत्कालीन संगठित सरकार का अभाव कहा जा सकता है। अंग्रेज़ों की जो सैन्य कौशल था वो बहुत ही अनुशासित और बड़ा सिस्टमेटिक था। उनके सैनिकों को हर वर्ष प्रशिक्षण दिया जाता था युद्ध करने का, इसलिए वो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहते थे और अनुशासित रहते थे।
और ये अनुशासन और प्रशिक्षण उनकी वजह से वो युद्ध में हमेशा नवीन तरीके अपनाते थे, जिनसे उनको युद्ध में सफलताएं मिल जाती थी। और यही कारण रहा कि उनके राज्य के सरकार की सीमाएं दिनों दिन बढ़ती गई। इसके अलावा इंग्लैंड में एक स्थायी सरकार थी। 1688 की क्रांति के अपवाद के अलावा इंग्लैंड में कभी भी कोई भी प्रकार का सरकार में अस्थिरता नहीं आई, यानी कि वहाँ पर हमेशा स्टेबल गवर्नमेंट रही। उसका परिणाम ये रहा कि इनके जो औपनिवेश थे उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती गई और उन्होंने ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया। इतना कि आप मतलब सोच नहीं सकते, इतना अधिक धन इन लोगों ने पूरे विश्व से कलेक्ट किया। और उसमें हिंदुस्तान का तो बहुत बड़ा रोल है। यहाँ से तो समृद्ध भारत को बिल्कुल गरीबी की स्थिति में लाने के यदि पीछे कोई श्रेय जाता है तो वो इंग्लैंड की इस सरकार को जाता है। 1764 में जो समृद्धि थी वो 1947 में हम सुई भी उत्पाद नहीं करते थे, वो बाहर से आते थे। आप सोच सकते हैं कि जो राष्ट्र पूरे विश्व में कुटीर उद्योगों के लिए विख्यात था, वो किस प्रकार से उसको तहस नहस किया गया, कितना सिस्टमेटिक तरीके से उसको बिखेरा गया। इंग्लैंड की सेना और सरकार यहाँ सफल हुई। इसके पीछे एक और अन्य कारण था कि उनका धर्म के प्रति पूर्ण रूप से न्यूनतम उत्साह था। किनके? स्पेन, पुर्तगाल और डच सरकार की तुलना में। मतलब उनकी नियत तो थी, ब्रिटिश मिशनरीज उन्होंने ही बुलाए थे, लेकिन पुर्तगाली, स्पेनिश और डच धर्म को लेके कट्टर थे। इन्होंने अपने धर्म के प्रति कम रुझान रखा, यानी कि ज़्यादा कट्टरता का अनुसरण नहीं किया, इसलिए आम जन को इनसे कोई समस्या नहीं हुई। हो सकता है ये धर्म को लेकर आगे ज़्यादा कट्टरता से तो बढ़ते, तो हो सकता है पहले बहुत पहले इनके विरोध में लोग खड़े हो जाते। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऋण बाजार का पूर्ण उपयोग किया, यानी कि ये जितने भी युद्ध लड़े इन्होंने अपने यहाँ पर स्थापित बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना करके उससे उधार राशि लेकर युद्ध लड़े और फाइनेंशियली कभी कमज़ोर नहीं रहे, क्योंकि पैसे की ज़रूरत पड़ती तो थे अपने बैंक से पैसा ले लेते थे, और जैसे ही अपना इनका कहीं राज्य की सीमा का विस्तार होता था वहाँ से धन कमाते वापस चुका देते थे। तो ब्रिटेन अपने प्रतिद्वंदी की अपेक्षा, इनके प्रतिद्वंदी से तात्पर्य फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल की अपेक्षा अपनी सेना पर अधिक खर्च करते थे, उनके सैनिक प्रशिक्षण पर बहुत अधिक खर्च करते थे। ये कुछ मूल कारण थे जिनके कारण इंग्लैंड पूरे विश्व में अपनी जो पताका था वो फहराने में सफल रहा। संक्षेप में बस आज इतना ही। थैंक यू।